बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब 2 रोज़ा दौरा कज़ाकिस्तान मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। आज सीका जो कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया सरबराही कॉन्फ्रेंस से इन्होंने कलीदी खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने खिताब में भारत समेत तमाम हमसाया मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तेवार करने के अज़म का इज़हार करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि सरहद के दोनों तरफ रहने वाले अवाम की बेहतरी के लिए भारत के साथ पाकिस्तान बामानी और बामकसद मुज़ाकरात के लिए ख्वाह है, लेकिन इस माहौल को मुआफ़िक बनाने के लिए भारत को अमली इक़दामात उठाना होंगे। उन्होंने कहा कि जो सीका जिसका मकसद ही रवाबित और ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मुश्तरका काविशों को मरबूत शक्ल देना है, वो इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सीका के रुकन ममालिक के लिए तिजारत के लिए, सरमायाकारी और कारोबारी मौके के लिए खुला है। पाकिस्तान में हालिया सैलाब और उनकी तबाकारियों का उन्होंने अहाता किया और कहा कि इससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ है। 1600 अफराद जो हैं अब तक जाँ बहक हो चुके हैं और पाकिस्तान जितने पाकिस्तान के वसाइल और इस्तिताअत है उसके मुताबिक इनकी आबादकारी और बहाली का काम कर रहा है, लेकिन इसमें सीका के रुकन ममालिक और दीगर अक़वाम को भी आगे बढ़कर पाकिस्तान का हाथ थामना होगा, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात हैं जिसका पाकिस्तान इस वक्त निशाना बना हुआ है। दीगर मामलात पर भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गुफ्तगू की। साइड लाइन्स पर बड़ी अहम मुलाकातें हुई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, जिसमें उन्होंने आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात की, उज़्बेकिस्तान के सदर से उनकी मुलाकात रही, बेलारूस के सदर से मुलाकात हुई, वियतनाम की नायब सदर, ताजिकिस्तान के सदर और फ़लस्तीनी सदर से बड़ी दिलचस्प मुलाकात हुई, जिसका विजुअल आप देख रहे थे, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अरबी ज़बान में भी उनसे मुकालमा की और कहा कि फ़लस्तीन पाकिस्तान के दिलों की धड़कन के बहुत करीब है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर दूसरी तरफ अगर मुल्क की सियासत की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त जिसे कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात, जिनका इनेकाद 16 अक्टूबर को होना है, सियासी हलचल और गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। आज इस सिलसिले में हमने देखा साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, एमल वली खान साहब, इन सब ने खिताबात किए और पाकिस्तान के 11 हलकों में इंतखाबात हो रहे हैं, 8 कौमी और 3 सूबाई। बड़े अहम ज़िमनी इंतखाबात हैं और जाहिर सी बात है जिस किस्म का इस वक्त सियासी माहौल है पाकिस्तान के अंदर, उसमें इन इंतखाबात और इनकी राय, अवामी राय बहुत मैटर करेगी। घमसान का रन पड़ेगा और ज़ोर का जोड़ पड़ेगा। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने रेंजर्स और एफसी की तैनाती के लिए दरख्वास्त की थी। आज वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, वहाँ पर मौजूद होंगी और फौज जो है वो क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर अपने खिदमात सर अंजाम देगी। इन तमाम नुकात का अहाता करेंगे। जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, इनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं बज़रिया स्काइप शेज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा, वज़ीर-ए-आज़म की मामन ख़ुसूसी हैं बराए उमूर नौजवानान। बहुत शुक्रिया शेज़ा साहिबा, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम दस्तक के लिए। और आफ्ताब जहांगीर साहब, मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है और हमें वक्त दे रहे हैं। कल इमरान खान साहब का शहर कायद कराची में जलसा है और उनके मुंतज़मीन से हैं में से आप शुमार होते हैं। आज शुक्रिया। कुछ देर में अमरीका से रज़ा रूमी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। शेज़ा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ज़रा पहले जो सफारतकारी हम देख रहे हैं कि हालिया दिनों में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब बड़े एक्टिव और स्मार्ट सफारतकारी कर रहे हैं, चाहे वो SCA हो, UNGA हो और अब सीका और फिर कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज जो कि इजिप्ट में होनी है उसको को चेयर करेंगे। क्या डिविडेंड्स होते हैं ऐसे जब मल्टीलैटरल फोरम्स पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा जाता है? शेज़ा फातिमा साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अनवर साहब। देखिए, बात यह है कि जब से हमने हुकूमत संभाली है, आपको पता है कि पिछले 3-4 सालों में जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री थी, वो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल आप कह लें कि एक डाउनवर्ड स्पाइरल में थी। और उसके बाद हमने अपने दोस्त ममालिक को कुछ ऐसी बातें करके, कोई कॉन्स्पिरेसी थियरीज बना के नाराज़ भी कर रखा था। बात यह है कि आजकल जो दुनिया है उसके अंदर कोई भी मुल्क आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं कर सकता जी। और हमें अपने जो ममालिक हैं जितने, और ख़ास तौर पे जो डेवलप्ड ममालिक हैं, उनके साथ हर सूरत अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है, और हमेशा मुल्क के मफाद में यही होता है कि आपकी जो ये खारजा ताल्लुकात हैं ये स्ट्रॉन्ग, जितने स्ट्रेंथन रहेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, उतना जो है आपकी जो इस तरह के जो मामलात हैं
जिस तरह आजकल अब देख लें आप, क्लाइमेट का आया हुआ है, दूसरी जी। तरफ हम IMF के एक प्रोग्राम के अंदर इस वक्त हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सारी फॉरेन पॉलिसी से डायरेक्ट होती हैं, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन वहीं से आती है। हमने पिछले 4 महीनों में देखा है कि शहबाज शरीफ साहब ने हमें हम एक ख़ारजा पॉलिसी का जो हमारा एक बिल्कुल हर मुल्क के साथ हमारी ख़राब हुई भी थी, चाहे वो सऊदी अरेबिया था, चाहे वो अमेरिका था। उन्होंने हमने देखा है कि 4 साल में पाकिस्तान को वापस अपने उस मकाम पे लाके एक बैनुल अक़वामी सतह पे जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान वो मकाम डिज़र्व करता है, जो उसकी एक जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, जो उसकी एक अहमियत है दुनिया के अंदर, वो शहबाज शरीफ साहब ने वापस दुनिया को याद दिलाई है। और अपनी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जो है वो अपना पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है, चाहे वो कश्मीर था जनरल असेंबली के अंदर, और चाहे वो हमें आते ही जो सैलाब का सामना हुआ, जो आपको पता है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं इनकी वजह से हो रहा है। किस तरह उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा क्लाइमेट जस्टिस के हवाले से, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से, दुनिया को ये बावर कराया कि पाकिस्तान इसके बावजूद कि 1% से भी कम कार्बन एमिशन करता है दुनिया के अंदर, लेकिन वो दुनिया के 7 सबसे ज़्यादा जो आप कह लें मुतासिरा। जी ठीक है, आपका नुक्ता आ गया, मफहूम आ गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने थोड़ी सी फ्रीजिंग है, दोबारा लौट के आपके पास आएंगे कि नेशनल आइसोलेशन से पाकिस्तान को निकाला है और जो जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है उसमें पाकिस्तान की जो है उसको दोबारा से सेंटर स्टेज पे लाए हैं। मैं आफ्ताब साहब के पास जाने से कबल तारुफ करा दूं, रज़ा रूमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है अमेरिका से। रज़ा रूमी साहब बहुत शुक्रिया, मैनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस सर, बहुत शुक्रिया। आफ्ताब जहांगीर साहब, सर इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भारत के साथ बामकसद और बाबानी मुज़ाकरात का कहा है कि हम तैयार हैं, और उन्होंने साथ में सैलाब की जो सूरत हाल है उसका भी अहाता किया, अफगानिस्तान की भी बात की। ये जो शिजा साहिबा ने नुक्ता उठाया है कि इनकी हुकूमत ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल सेंटर स्टेज पे दोबारा से लेकर आ गए हैं, इस पे सर योर कमेंट्स आफ्ताब जहांगीर साहब। बहुत शुक्रिया अनवर भाई, आपको और शिजा को और रूमी साहब को, जो तो माए बाप में जगह में बैठे हुए हैं, उनको मेरा सलाम जी। लेकिन मुझे तो ऐसा लगा शिजा की गुफ्तगू सुनकर कि शायद हमारे इन 3.5 साल दौर में हमारे सारे सफारती ताल्लुकात ख़त्म हो चुके थे। जो एम्बेसडर्स जो दूसरे ममालिक के हमारे मुल्कों में थे वो वापस जा चुके थे। हम कहीं जाते थे तो हमें कोई चपरासी लेने के लिए आता था एयरपोर्ट के ऊपर, और वहीं से एयरपोर्ट से ही वहाँ के जो रूम होते हैं, वेटिंग रूम्स, वहीं पर मुलाकात हो जाती थी किसी से और वापस आ जाते थे। हम जब सऊदी अरब जाते थे हमारे लिए कोई कारपेट नहीं बिछता था। हम जब सऊदी अरब जाते थे हमें मिलने के लिए कोई नहीं आता था। हम जब जाते थे पोटन हमें मिलना नहीं चाहता था। हम कहीं जाते थे हमें बताना पड़ता था कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ये वज़ीर ख़ारजा है, हमें बताना पड़ता था। ऐसे बेशुमार चीज़ें जिसको अनवार भाई आप लोग भी और सब लोग कवर करते रहे हैं 3.5 साल तक, कि जिस तरह इज़्ज़त और जिस तरह फ़ख्र से पाकिस्तानी जो है 3.5 साल में पूरी दुनिया में घूमा है, बिकॉज ऑफ आवर कायद, बिकॉज ऑफ इमरान खान, लोगों ने हमें बाइज्जत तौर पे पहचाना। तो हमारे यहाँ OIC की मीटिंग्स हो रही हैं, हमारे पास लोगों के वफूद आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, हर जगह हमें रिस्पेक्ट दी जा रही है। यूनाइटेड नेशन में जब हम खिताब करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे दिल की आवाज़ जो है वो की। हम जब बात करते हैं तो कहते हैं कि जी ये जब हम करते थे बात कि भाई रिलेशन, हालांकि मैं ये समझता हूँ कि हमें रिलेशन सबके साथ रखने चाहिए, लेकिन ये कि अपना मुकदमा नहीं छोड़ना चाहिए, मुकदमे के साथ रहते हुए रिलेशन रखना चाहिए। तो उस वक्त जो ये गुफ्तगू करते थे आपको पता था, जबकि हालांकि ये तो वो इनके तो फैमिली टर्म्स हैं, फैमिली रिश्तेदारियाँ हैं। मोदी साहब को लेने आ रहे हैं, बगैर लोग वीज़े के जो है वो आते थे, मरी की सैर करते थे। तो इसमें कोई इतना बड़ा अचंभे की बात नहीं है कि उन्होंने कह दिया। हाँ, अचंभे की बात तब होती जब वो कश्मीर को अपनी पुरानी हैसियत पे लेकर आ जाते। हम कहते हैं हाँ जी ये शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। अच्छा। हमें यह पता चलता कि जी IMF से जो मुआहदे हो रहे हैं जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि जी मिफ्ता इस्माइल साहब नालायक तरीन आदमी हैं और अब दोबारा इसाक डार को जाना पड़ रहा है कि उनसे नेगोशिएट करने के लिए। इसी तरह और बहुत सारे मामला हैं अनवर भाई कि कौन सी जगह पर ऐसा हुआ कि जी हमारे पास कोई लोग आए हो और या उन्होंने हमारे पास आने से इनकार किया हो या हमें बुलाने से इनकार किया हो।
जितनी डिप्लोमेसी, जितने डेमोक्रेसी, जितने लोगों के साथ सफारती तजारती ताल्लुकात हमने कोशिश की बनाने की है, इतना किसी ने नहीं की। ओके। हमें तो आपका भी नुक्ता आ गया आफ्ताब साहब, मैं रजा रूमी साहब से इसका तकाबल ले लेता हूं और गंदुम भी दे रहा था। सर ठीक है, आपका भी नुक्ता आ गया, शेजा साहबा का भी आ गया, जरा रजा रूमी साहब से तकाबुल ले लेते हैं। रजा साहब बताइएगा, शेजा फातिमा साहबा का इस्तदलाल था, आपने सुन लिया होगा कि इंटरनेशनल सेंटर स्टेज पर लेकर आए, फ्रॉस्टी रिलेशनशिप थे पाक यूएस पे, उन्होंने कहा सऊदी अरब, लेकिन आपने आफ्ताब जहांगीर साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा हमने ओआईसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और पाकिस्तान क्या अगर तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो भारत ने 5 अगस्त 2019 को इकदाम उठाया था एक तरफा मकबूजा कश्मीर में इलीगल, उसको रिवर्स करा लेते तो फिर वो उसकी मोतरफ होते। आप कैसे तकाबुल करेंगे जो इस वक्त सफारतकारी हो रही है उनका, जो साबका पीटीआई के दौर में सफारतकारी हो रही थी? सर देखिए ये एक बड़ा मसला है आपके प्रोग्राम्स के फॉर्मेट का कि दोनों हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने और हमें आप फंसा देते हैं कि उनका तकाबुल करें। ये मेरे ख्याल से नाजरीन या वोटर जो है अवाम में वो बेहतर इसका फैसला कर सकते हैं। तज्जिया तो कर सकते हैं ना सर आप? जी तज्जिया बिल्कुल कर रहा हूँ, आपका हुक्म है। अच्छा देखिए भाई, बात ये है कि इमरान खान साहब जो हैं जब वो दौरे इक़्तिदार में आए, वो ज़ाहिर बात है बड़ी तवक्कुआत और उम्मीदें थीं जी। लोगों की भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी, कि पाकिस्तान में एक फ्रेश लीडरशिप, एक तीसरी कुव्वत जो उभर कर आई है वो पाकिस्तान की बागडोर संभालेगी। लेकिन खान साहब की फॉरेन पॉलिसी जो है वो काफ़ी उसमें मसाइल बन गए उस वक्त जब उन्होंने आते ही, उस वक्त के वजीर जो थे रज़ाक दाऊद, उन्होंने सीपैक के बारे में एक बयान दाग दिया और उससे चीनी हुकूमत बड़ी नाराज हुई। और फिर अगर आपको याद हो कि जनरल कमर बाजवा साहब जो हैं उनको खुद जाना पड़ा बीजिंग मामलात को ठीक करने के लिए। सीपैक में क्योंकि करप्शन का मंत्रा इतना इस्तेमाल होता है ना आम तरीके से, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में तो चल जाता है क्योंकि हमारे लोग इन अपने सियासतदानों के इस बयानिए से वाकिफ हैं। लेकिन जब मेरे ख्याल से मुराद सईद ने या किसी और ने कह दिया था जी कि इसमें तो बड़ी करप्शन हो रही थी सीपैक में, तो वो भी वहां भी जो है चीन थोड़ा सा खफा हो गया। बाद में सीपैक स्लो भी हो गई, कुछ पाकिस्तान की माशी दुश्वारियां थीं और कुछ शायद पॉलिसी का भी मसला था। तो एक तो वो बड़ा अहम रिलेशनशिप था हमारे जो कि वो उसको वो अफेक्ट हुआ उस दौर में। दूसरा सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात, जो देखिए सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का चोली दामन का बड़ा गहरा पुराना साथ है और हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के बगैर जो है उसकी इंटरनेशनल लेवल पे भी और डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस सऊदी अरेबिया से आते हैं। तेल जो हम खरीदते हैं हमें डिफर्ड पेमेंट फैसिलिटी पे मिलता है कि जब पैसे नहीं होते तो वो हमें दे देते हैं और वक्तन फवक्तन हमारे स्टेट बैंक में पैसे भी रखवाते हैं। तो जब वो खान साहब ने वो जब कहा कि वो अर्दोआन और मलेशिया मिलकर एक पैरेलल ओआईसी बना रहे थे और खान साहब को उसमें कुछ दिलचस्पी का इजहार किया, तो उस वक्त वो नाराज हो गए सऊदी हुकाम भी जो थे। और बाद में वो घड़ियों बड़ियों का भी मामला कुछ मीडिया में आता रहा, अल्लाह जाने उसमें कितना सच है कितना झूठ है, कि वो घड़ी जो उन्होंने तोहफे में दी थी वो घड़ी बाहर दुबई में किसी मार्केट में स्पॉट कर ली गई क्योंकि इस तरह की बहुत कम घड़ियां प्रोड्यूस होती हैं और उससे भी सऊदी हुक्मरान नाराज हुए। अमेरिका के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, ट्रंप के पास खुद गए खान साहब, उन्होंने वापस आए तो उन्होंने कहा कि दोबारा से वर्ल्ड कप जीत कर आ रहे हैं। उनकी पार्टी वाले सारे, अगर आपको याद हो, वो मनाजिर फूलों के हार लेकर एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे कि वो अमेरिका में जाकर एक बहुत बड़ा मार्का मार कर आए हैं। उसके बाद फिर ये हुआ कि वो जब ये जो बाइडेन की हुकूमत आई और जो बाइडेन ने कुछ दिलचस्पी का इजहार नहीं किया और वो एब्सोल्युटली नॉट का नारा जो है वो लगाते रहे और फिर एंड में जब वो इख्तिदार जा रहा था तो फिर अमेरिका की साजिश भी आगे बीच में, वहां पे अमेरिका से भी दूरी होगी। अब ये 3 क्रिटिकल रिलेशनशिप्स हैं, पाकिस्तान का गुजारा नहीं होता इनके बगैर। आईएमएफ का प्रोग्राम खान साहब ने भी लिया, 2 प्रोग्राम पे साइन किए, वो अमेरिका की रजामंदी के बगैर नहीं होता। चीन का साथ हमारा सीपैक और मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक ताउन है, जो कि बड़ा अहम है इंडिया के पड़ोसी होते हुए, वो भी पंगा नहीं हम कर सकते। और सऊदी अरेबिया जो है वो और अमेरिका के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, वो अमेरिका के जो मामलात है इस खित्ते में वो सऊदी अरेबिया ही देखता है। तो ये 3 ताल्लुकात है जिनके ऊपर काफी फर्क पड़ा और इस हुकूमत का आते ही जो था सबसे पहला टास्क ये था कि वो इन तीनों चीजों के ऊपर कुछ काम करें। आई थिंक जहां तक तो सऊदीज का और चाइनीज का ताल्लुक है वहां तो काफी खातिर ख्वाह
चेंज दिखाई दी है। अमेरिका के साथ जरा पेचीदा होते हैं मामला। आपने देखा आईएमएफ के प्रोग्राम में भी जी। काफी उन्होंने सख्ती दिखाई आईएमएफ ने, और फिर अल्टीमेटली जनरल बाजवा साहब ने कॉल किया, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वेंडी साउथ शर्मन एशिया साहिबा। की, जी। जी वेंडी साहिबा को, उनको कहा कि भाई ये करवा के दो, हमारा मसला है, डिफॉल्ट ना हो जाए मुल्क। तो बहरहाल इस तरह की इंटरवेंशन होती रही। अभी भी वो मामलात पूरी तरह तय नहीं हुए, वो हो रहे हैं। जी रफ्तार इसाक डार कुछ साहब गए साइंस हुए है। अमेरिका, IMF से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन सर जी आपने जी रजा भाई आपने अहाता किया 3 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप का। मैं शिजा आपसे जानना चाहूंगा, फिर मैं आफ्ताब साहब आपके पास आऊंगा अगर इस पे कुछ कहना चाहें, फिर हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे जाएंगे। जी शिजा, आपने सुन लिया था आफ्ताब साहब का नुक्ता, मैं आपसे जानना चाहूंगा उनका, अगर भारत से वो जो यकतरफा इंतहाई जालिमाना इकदाम उठाया था भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से, उसको रिवर्स करा दें तो फिर ये आपका तुर्रा इम्तियाज होगा आफ्ताब जहांगीर साहब की नजर में। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने सीका के फोरम पे कहा कि वो मानीखेज बातचीत के लिए तैयार हैं। वैसे क्या मुमकिन रद्द अमल एक्सपेक्ट किया जा रहा है भारतीय मौजूदा लीडरशिप से? देखिए, मैं ये बातें करना चाह रही थी जो कह दी गई हैं कतर के हवाले से। जब इन्होंने LNG डील को मुतनाज़ बनाया और फिर अपना शाहिद खाकान को जेल में डाला, और फिर वही LNG डील का मुकदमा वापस लिया क्योंकि कतरियों ने आके कह दिया ठीक है हम कैंसिल कर देते हैं। और आज जो है वो आपको अरबों रुपए की सालाना बचत करके दे रही है, क्योंकि जब $2 पे LNG गई MMBTU पे 4 पे, तब तो इनकी हुकूमत ने ली नहीं, क्योंकि ये नेपरा की वो मेरिट ऑर्डर भी वायलेट कर रहे थे, अपने लोगों को जो है वो अनड्यू बेनिफिट्स दे रहे थे। और उसके बाद जब दिसंबर आया और गैस नहीं थी, और जब ये गए तो 5 पावर प्लांट इसलिए नहीं चल रहे थे क्योंकि उनका फ्यूल नहीं खरीदा हुआ था। तो हमने आते ही जैसी गर्मी आई लोड शेडिंग हमें करनी पड़ी। तो देखें, ये मामलात जो हैं ये होता है फॉरेन पॉलिसी ना ठीक रखने का नतीजा। सऊदी अरेबिया की भी बात हो गई, अमेरिका की भी बात हो गई, अब आ जाए इंडिया के ऊपर। जी। इंडिया के ऊपर जनाब जो हैं ये मुबारकबाद देते रहे मोदी को, पहले कहते रहे। अब देखिए, कभी भी आप ग्लोबल पॉलिटिक्स में जब इलेक्शन हो रहा होता है तो कोई एक साइड नहीं लेते। हमारे मुल्क के वजीर आजम ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जीतेंगे, बहरहाल वो जीत गए, उसके बाद सारा कुछ होता रहा। और मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ कि उन्होंने मुबारकबाद दी, बिल्कुल डिप्लोमेटिक टाइज हैं इनको, ये इसी तरह चलते हैं और चलना भी चाहिए। लेकिन अगर हम होते तो जिस तरह ये प्रोपेगेंडा करते वो एक अलग बात है। अब आ जाए, जिस दिन ये कश्मीर का मामला हुआ, हम सब बहुत हैरान थे कि हमें मीडिया के कुछ दोस्तों से भी ये खबरें आ रही थी कि भारत के अंदर ये जो एक पॉलिसी का चेंज है, लॉ में चेंज है, वो आने जा रहा है। हमें हैरानगी ये हुई कि हमारी हुकूमत को क्यों नहीं पता था। हमारी हुकूमत को उस दिन तब क्यों पता चला जब ये लॉ पास हो चुका था। हम क्यों उससे पहले ये इंफॉर्मेशन लेने में नाकाम थे, और हम इंटरनेशनली जो है वो इसके वक्त से पहले क्यों ना लॉबी कर पाए कश्मीरियों के हक के लिए। चले, हो गया जो होना था। उस दिन जब हमने नेशनल असेंबली का इजलास, उस दिन इमरान खान साहब ने इजलास में आने की तौफीक नहीं की जी। हम लोग, खैर हम बैठे जाके 3-4 घंटे बैठे रहे। 4 घंटे बैठने के बाद जब शाम को 4 बजे खान साहब जो हैं वो तशरीफ अल्लाह अल्लाह करके लाए, तो जो रेजोल्यूशन लिखी हुई थी वो इतनी कोई डाइल्यूटेड, इतनी कोई बेमानी किस्म की रेजोल्यूशन थी कि फिर ऑपोजिशन ने बैठ के उस पर 2 घंटे लगा के उस रेजोल्यूशन के वर्डिंग स्ट्रॉन्ग करके उसको कोई मानी खेज बना के जो है वो पेश किया। ना उसमें उस लॉ का जिक्र था, ना उसमें कोई ये जिक्र था कि इससे होगा क्या। तो कश्मीर के जो भी एक जॉइंट सेशन हमने उसके लिए बुलाया, उसको भी वो तनाज़ा किया, उसमें भी खान साहब नहीं आए। उसके बाद जो पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग्स थी उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक आके बैठे, मगर खान साहब जी जो उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनके साथ आके बैठे। तो ये इनके ना नेशनल लेवल के ऊपर ना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई, अगर आप जिसे कहते हैं कोई लीडरशिप का मुजाहरा, कहीं हमें एक सेकंड जो नजर आया हो वो हमसे, जिनके लीडरान को भी इन्होंने सियासी काम की वजह से डाला था, लेकिन हर नेशनल इशू पे हम आके इनके साथ पार्लियामेंट में बैठे हैं, चाहे वो फैटिफ का हो, चाहे वो कश्मीर का हो। हमने इनको मईशत के लिए भी कहा कि आप जो है वो मिसाके मईशत कर लें, ना की, और पाकिस्तान को डुबो के चले गए। तो देखिए, ये जो चीजें हैं, ये जो कश्मीर का मामला है, अब जाहिर है हम उसको रिवर्स तो कराने से रहे,
लेकिन ये है कि मुकदमा पाकिस्तान का जितना अच्छा पिछले 4 महीने में लड़ा गया है, ओके। ये जो मैं अब ये चीजें रिपीट नहीं करना चाहती, जो ये हमारे इंपॉर्टेंट बहुत बहुत अहम ममालिक हैं, हम कतर से LNG लेते हैं, हम सऊदीया से पेट्रोल तेल लेते हैं, हम USA से, हमारी आपको पता है उनका IMF वर्ल्ड बैंक इन सब में उनका हाथ है। तो इन बड़े ममालिक से तो ये मुमकिन तौर पे अपनी तरफ से हमारे खारजा ताल्लुकात जो हैं वो खत्म करा दिए हुए थे। ठीक ये है, तो हालात थे, उनको दोबारा कहते थे कि इस्तेवार किया जा रहा है। आपका नुक्ता आ गया। मैं जी ठीक है है जी, आपको नुकता कि मैं जी। आफ्ताब भाई आपसे जानना चाहूंगा, जरा बताइएगा, ये बड़ा उन्होंने भी, रजा रूमी साहब ने भी अहाता किया कि जो क्रिटिकल रिलेशनशिप होते हैं, और शिजा साहिबा भी कह रही हैं, जो डेमोक्रेट हमारी पार्लियामेंट की हिस्ट्री रही, ज़ाहिर बात है आपने कश्मीर का मामला छेड़ा था तो उनका मुश्तरका इजलास हुआ, लेकिन खान साहब की अदम मौजूदगी, तो क्या कहेंगे सर इस हवाले से? अब 2022 में आगे कैसे चला जा सकता है? मैं चाहूंगा जरा वे फॉरवर्ड भी बात हो, फिर हम डोमेस्टिक पोलिटिकल सिनेरियो पे आते हैं। आफ्ताब भाई। अच्छा देखिए, पहली बात तो अनवार भाई, पहली बात तो ये, मेरी छोटी बहन जो है शिजा, वो बहुत सी चीज़ें जो है, वो सारी चीज़ें तो ये समझ रही है कि शायद ये 3-4 महीने में हुई हैं, ये ताल्लुकात भी और सारा कुछ। आपने जो मुकदमा, जब आप कहते हैं ना खान साहब इंटरेस्ट नहीं लेते थे, तो खान साहब ने जब भी आए पार्लियामेंट के अंदर, आप उस वक्त, अनवार भाई उस वक्त भी पार्लियामेंट को कवर करते थे, आज भी पार्लियामेंट को कवर करते हैं। आप अपनी एक इंडिपेंडेंट राय रखते हैं। आप मुझे ईमानदारी से बोले कि एक दिन अपोजिशन ने कोई ऐसा रोल अदा किया हो कि संजीदगी के साथ बैठकर कोई गुफ्तगू की हो। वहां पर तो ये कहा गया, ये हमने नहीं कहा, इन्होंने कहा कि जी टांगे कांप रही थी, माथे पे पसीना था कि शाम 5 बजे इंडिया हम पर हमला करने वाला है। तो खुदा को मानो, ये गुफ्तगू सुनवानी थी आपने हम कौम को कि जी ये इसके लिए आप बैठे हुए थे कि जी वो आए और स्ट्रांग वर्डिंग ऑफ लॉ। तो क्या स्ट्रांग वर्डिंग क्या की थी आपने? ये कहा था कि अगर आप 5 तारीख के उस पर, अगस्त के उस पर नहीं लेकर आते तो कल सुबह हम जो है हमला करने जा रहे हैं, ये कहना था आपने। जितनी पॉजिटिव फॉरेन पॉलिसी हमारी थी, जिस तरह के रवाबित हमारे थे कि जिस तरफ जब भी हम सऊदी अरब जाती थी, हमारी कायद है और हमारी ऑफिशियल्स जाते थे, जिस तरह उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी, जिस तरह, मतलब एक मुझे बता दें, ये रूमी साहब ने कहा कि ताल्लुकात खराब है, मुझे तो नहीं नजर आए ताल्लुकात खराब, मैंने तो बहुत बेहतर ताल्लुकात देखे। अच्छा, समझे ना। इसी तरह चाइना के साथ आज ये चाइना का जो इशू है, ये आज का बना। हमने तो बड़ी कोशिश की कि जी ये मामला तेजी के साथ, हमने तो इस जब वहाँ के CPEC के जो उसको बड़ा बनाया है, रिटायर्ड आर्मी जनरल को, किसने तनकीद की? हमने तो चीजों को बेहतर करने के लिए अपॉइंटमेंट्स भी की, सॉरी। लेकिन क्या है कि इस अब फिर जो कोरोना की सूरत हाल आई, अभी जो सूरत हाल आई, अभी तो आप जो कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जी आप एक तरफ कहते हैं कि इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए क्योंकि हालात सही नहीं है, और इलेक्शन कमीशन कहता नहीं, पहले जाके सुप्रीम कोर्ट में बोलता है कि जी इलेक्शन हम कराने के लिए तैयार नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है। और आज जब कौम को सख्त ज़रूरत है कि वो सारी तवानाई जो है, सारी एनर्जी जो है सैलाबजादगान को रिहेबिलिटेट करने के लिए लगाए, तो ये कहते हैं, और हुकूमत कह रही है कि हम नहीं कराना चाहते, इलेक्शन कमीशन कहता नहीं हम कराएंगे, हमने कराना है क्योंकि हमारे पास वसाइल भी आ गए हैं, हमारे पास वो आप लोग भी चाहते हैं ना कि इलेक्शन, आप लोग भी चाहते थे ना कि ज़िमनी इलेक्शन कराओ ना। 123 को वो करके 123 का रिजिग्नेशन एक्सेप्ट करके 123 के इलेक्शन क्यों नहीं कराते? ये इलेक्शन जो हम जा रहे हैं, ये आप सवाल करेंगे तो हम ये रेफरेंडम पे जा रहे हैं। अच्छा। क्या बताना चाह रहे हैं कि लोगों का मूड क्या है? लोग ये चाहते हैं कि री इलेक्शन हो, फ्रेश इलेक्शन हो और ईमानदारी के साथ इलेक्शन हो, और जो जीत कर आए, चाहे शहबाज शरीफ आए, चाहे हमजा आए, चाहे सागदार को प्राइम मिनिस्टर बना दो, जो भी आए, क्योंकि सागदार से बेहतर आदमी इनके पास नहीं था, तो सागदार को बना दो, किसी को भी बना दो, लेकिन ये कि 4 साल के लिए, 5 साल के लिए एक नई गवर्नमेंट को आने दो फ्रेश इलेक्शन के साथ, ताकि आवाम का भी एतमाद हो और दुनिया का भी एतमाद हो उसके ऊपर। ठीक है, मैं रजा रूमी साहब जरा डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिनेरियो पे आते हैं, फिर मुझे मालूम है शिजा इसका जवाब देंगी। सर क्या कहेंगे? अब आपने सुन लिया आफ्ताब जहांगीर साहब की बात, और आज इमरान खान साहब भी जो तकबाई में जलसा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो, बल्कि उन्होंने एक वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड किया कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन है, ये वोट से तब्दीली की तरफ हम आगे लेकर जाएंगे, और वो एक हकीकी आज़ादी मार्च और उसकी भी तैयारियों में है। किस तरह देखते हैं? PTI का मुसलसल ये नुक्ता हैमर कर रहे हैं कि वी नीड फ्रेश इलेक्शंस। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी क्या टेक है इस वक्त मुल्क की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसको आप किस तरह एनालाइज करेंगे? जी शुक्रिया। देखिए, ये तो बड़ी अब एक क्लियर बात है कि खान साहब की सारी तवानाइयां जो हैं वो अप्रैल से अभी तक फ्रेश इलेक्शंस की तरफ रही हैं,
वो बारहा इसका जिक्र भी कर चुके हैं। पहले भी उन्होंने 25 मई को भी कोशिश की कि वो इस्लामाबाद में लोग आ जाएं, और वो खैर बात नहीं बनी। कुछ लास्ट मिनट में वो खुद भी पीछे हट गए। अब वो फिर बार बार भी ये जिक्र किए जा रहे हैं। फिर आपको पता है कि न्यूट्रल से भी बार बार यही मुतालबा किया जा रहा है कि वो करें, ये वाला उनका काम करवा कर दें। तो इसलिए अभी तो यूं ही लग रहा है कि वो इससे पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि सारी बात उनको भी शायद यही दिखाई दे रहा है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई को फायदा होगा इस वक्त, क्योंकि जो भी एक तो महंगाई का जोर बहुत ज्यादा है, और गवर्नमेंट में जो होता है वो उसके लिए मसला होता है दोबारा इन हालात में जाकर वोट दोबारा मांगना। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये चीज इस कदर कॉन्फ्रंटेशनल हो गई है यस। कि मुल्क की सियासत को छोड़ दीजिए, मुल्क के लिए ये अच्छी चीज नहीं है इस वक्त, जबकि पाकिस्तान एक बहुत ही बदतरीन किस्म के सैलाब के बाद जो है करोड़ों लोग बेघर और बेआसरा, उनकी आबादकारी और उनको ठीक और उनके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और दूसरी जानब मईशत जो है वो डावाडोल है, उसमें एक और ये वाला जो कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स है, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल भी पाकिस्तान में मईशत के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। समय कातिल है। सियासतदान तो यही काम करते हैं, पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है इसी तरह के फड्डों से। तो इस वक्त ये चाहिए कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज करें। सर आपको होते हुए अगर नजर आ रहे हैं जेन्युइनली जमीनी हकायक कहते हैं, ये तो मुझे लगता है बातचीत के उसमें नहीं है, शायद कोई चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन तो नहीं है। जी देखिए ना, यही बात है ना कि पार्लियामेंट में बैठ के तो काम कर नहीं रहे, पार्लियामेंट में तो जाते नहीं है खान साहब, ना ही उनकी पार्टी कभी बाहर है, कभी वो कहते हैं हमने इस्तीफे दे दिए, कभी कहते हैं हमने नहीं दिए कोर्ट में जाकर। पार्लियामेंट एक फोरम है, लेकिन मुज़ाकरात तो हो रहे हैं। आपको पता है अनवार के बैक चैनल सदर अलवी साहब ने कुछ 2-3 अहम मुलाकातें करवाई हैं इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों से, और वहां पे बातचीत हो रही है। अब देखें ना, ये बड़ा प्रॉब्लम है कि इस वक्त एक तरफ तो वो कल खान साहब ने कहा कि उनको इक़्तिदार पूरी तरह नहीं मिला, जी अगर उनको आधा भी इख्तियार मिलता तो वो शेरशाह सूरी बन जी जी। जाते। तो बातें वो सिविलियन हुक्मरानी वाली कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो देखते एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही है कि जिस तरह 2018 में एस्टेब्लिशमेंट उनको लेकर आई, उनका ख्याल है कि 2022 में भी दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव पड़ेगा। न्यूट्रल जानवर, मीर जाफर, मीर सादिक उसकी गर्दान होगी। कल तो आजम स्वाति साहब ने भी ट्वीट्स कर दी। तो जब ये होगा अब तो प्रेशर पड़ेगा, तो शायद वो लोग खान साहब को दोबारा से इक़्तिदार में ले आएंगे। लेकिन ये अप्रोच भी मैं समझता हूँ बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अलबत्ता हुकूमत वक्त को जब खान साहब इक़्तिदार में तो हम खान साहब से ये कहते थे, आज ये फर्क हुकूमत है, हम इनसे कहेंगे, शहबाज शरीफ साहब से कहेंगे कि वो खुद मुज़ाकरात का आगाज करें, वो खुद इमरान खान साहब को दावत दें, मुज़ाकरात की एक टीम बनाएं, और वो लोग ये इंतखाबात और दीगर उमूर के ऊपर गुफ्तगू करें और मुल्क का मसला हल करें। ये मसला नहीं है कि खान साहब कह रहे हैं अभी इलेक्शन कराओ, मतलब मार्च और अगस्त में क्या फर्क है। अभी भी अगर इलेक्शंस का ऐलान होता है, अक्टूबर तो तकरीबन गुजर गया है, जी जी 3 महीने हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जो है स्टिपुलेशन जो चाहिए होती जी है, जी। तो 3 महीने तो बनते जनवरी फरवरी में कहीं जाकर। तो उसमें और अगस्त में कुछ महीनों का फर्क है, बीच में कुछ रजामंदी करके एक तय कर ले टाइम। ओके, क्यों ये मुल्क को आपने नुकता उठाया, मैं इंतजाम चाहूंगा शिजा से इसका जवाब लेते हैं। शिजा, आपने सुनी, खुद दावत दें जो रजा रूमी साहब के एनालिसिस हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और अपोजिशन और हुकूमत पॉलिटिशियंस बरह रास्त मुज़ाकरात करके ये मामला हल कर लें। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब के 2-3 इंटरव्यूज भी हैं, उन्होंने तो कहा भी है कि उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रोल इसमें ऐसा जिस तरह नहीं है, बट ही कैन यूज हिज ऑफिस। ज़ाहिर बात है उनकी पीटीआई के साथ एक बड़ी तवील वाबस्तगी रही है, सदर मुमलिकत हैं, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी उनका रिलेशनशिप एक तरह से वर्किंग है। तो आप क्या कहेंगी, क्या कोई हुकूमत इस मूड में है? अनवर साहब थोड़ा सा अगर रिपीट कर दें, आवाज कट रही जी, थी। मेरा सवाल ये था, जो रजा रूबी साहब कह रहे थे कि कोई मुकालमा, कोई डायलॉग, कोई सूरत बन सकती है हुकूमत और अपोजिशन, पीटीआई और पीएमएलएन लेड कोलिशन गवर्नमेंट के दरमियान कोई मुज़ाकरात हो जाए? ये जो स्टेलमेट है, ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये पाकिस्तान के लिए जहर कातिल है, जो रजा रूबी साहब कह रहे हैं इस वक्त जो हालात है। कुछ बन सकती है ऐसा सूरत हाल मुज़ाकरात की, मुकालमे की? देखिए, बात यह है कि हमने बहुत कोशिश की है। मैं अच्छा। आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, हम ऑपोजिशन के अंदर रहे हैं पिछले 4 साल, और हमने ऑपोजिशन में रहते हुए, मैंने आपको फिर कहूँगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी पहली तीनों रोज़ को इन्होंने सियासी इंतकाम के लिए जेलों में डाले रखा। फिर इनको 4 साल सारे इनके पास महकमे थे, FIA, एंटी करप्शन, अपना नैब भी इनकी अपना ही एक इदारा बन के बैठा हुआ था। इसके बावजूद जो है ये किसी एक
एक बंदे के खिलाफ कोई एक आने की करप्शन का सबूत ना ला सके। अब देखें, तो ये सियासी इंतकाम की ये सारी मैं आपको बुनियाद बता रही हूँ कि किस तरह ले रहे थे, किस तरह इन्होंने हमारे लीडर्स को जो है वो जेलों में बंद रखा। अब हम उसके बावजूद, शहबाज साहब ने कहा कि हमें मिसाके मईशत करनी चाहिए, नेशनल इश्यूज पे हमने साथ खड़े होना है। जो जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ी, FATF के अंदर जरूरत पड़ी, कुछ और लॉज पास किए हमने नेशनल लेवल के, कश्मीर के ऊपर मैंने बताया आपको जरूरत पड़ी, हम आके तो हुकूमत के जी आप ठीक कह रहे हैं कि ये तो आप अपोजिशन में थे, हुकूमत में रह के अब इस वक्त हुकूमत में ज्यादा आपका स्ट्रांग पोजीशन है, हुकूमत में रह के कोई आप इस हवाले से इनिशिएटिव लेना चाहेंगे? ये तो आपने अपोजिशन कहा था कि जब आप लोग अपोजिशन में थे। जी आवाज आ रही है? सॉरी जी थोड़ी सी फ्रीजिंग हो गई थी मैम, बात कीजिएगा। मैंने कहा मैं उन मीटिंग्स में मौजूद थी जहां पे ये सारी FATF की भी बातचीत हुई और हमने उन बिल्स पे बात की। आप यकीन करें कि PTI थी जो एक नैब रिफॉर्म्स का मुसवदा लेके आई और उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने उसको एज ऑर्डिनेंस पेश भी किया दिसंबर के अंदर। पहले पहला नैब ऑर्डिनेंस किया, फिर दूसरा नैब ऑर्डिनेंस किया। ये लोग वो नैब में तरामीम जो है वो टेबल पे लेके आए कि ये भी डिस्कस करनी है, और जब असेंबली में आए तो हमारे ऊपर यलगार कर दी इनके फॉरेन मिनिस्टर ने कि ये NRO मांग रहे हैं, ये नैब पे बात करना चाहते हैं, हालांकि हम बिल्कुल नेक नियति से FATF की बात करने गए थे। इन्होंने हर मौके पे झूठ बोला है। अभी आफ्ताब साहब ने कहा, आफ्ताब साहब जैसे बहुत कम लोग हैं PTI के अंदर, लेकिन इनको भी पता है कि 3-4 लोग जो हैं वो PTI ने एक मुख्तस किए हुए थे कि रोज बिला नागा के सेशन चलना शुरू हो तो आपने गाली देनी है, आपने इल्जामात लगाने हैं। हमने भी बहुत देर से ये असेंबली चल रही है, कभी इस तरह नहीं हुआ था कि हुकूमत जो है कभी हुकूमती कोरम कॉल कर रही है, हुकूमती माहौल खराब कर रही है। हुकूमत इस तरह की हरकतें कभी भी नहीं करती थी। ऑपोजिशन तो चले, फिर भी ऑपोजिशन का काम होता है थोड़ा सा कुछ ना कुछ हल्ला गुल्ला करते रहना, प्रोटेस्ट करते रहना। ये तो इनकी तो अपनी हुकूमत ने ये काम चलाए रखा है। एक दिन पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, फिर एक दिन आता था 30-40 ले आते थे लेजिस्लेशन, स्टैंडिंग कमेटी से गुजारे बगैर जो है वो उनको सारे रूल्स तोड़ के जो है वो पास करा के कहते थे कि हमने सबसे ज्यादा लेजिस्लेशन कर दी। तो देखिए इस तरह तो ये असेंबली चली है। हम हर बात के ऊपर जहां इन्होंने वादे किए तोड़े, एक इतना एक्सट्रीम मिसट्रस्ट क्रिएट हुआ है और जिस तरह की हॉस्टिलिटी क्रिएट की गई है इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क की आवाम को जिस तरह से गाली गलोच, कभी सकाफत का मजाक उड़ा रहे हैं वो अचकजई साहब की तरह दुपट्टा लेके, कभी गालियां दे रहे हैं। अभी जो आपने देखा मैजिस्ट्रेट को जिस तरह इन्होंने एड्रेस किया, वो तो मैजिस्ट्रेट थी तो माफी मांगनी पड़ गई, नहीं तो खुद जेल चले जाते। नहीं तो आज तक इन्होंने किसी से माफी मांगी? ओए फलाना, ओए टमकाना, मैं मार दूंगा, मैं देख लूंगा। IG को धमका रहे हैं, स्टेट ऑफिसर्स को धमका रहे हैं। अब अपना उसको सुप्रीम कोर्ट ने जब किया फिर आइन शिकनी कर दी, आइन शिकनी करके सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्ट हो गए, आइन शिकन की असेंबली ही तोड़ दी। इतनी मोहब्बत थी अपनी कुर्सी से कि आइन तोड़ के असेंबली तोड़ते हुए चले गए। तो ये मिसट्रस्ट और हॉस्टिलिटी जो है ये बैरियर है। आपका नुक्ता ये है कि जो मिसट्रस्ट और हॉस्टिलिटी है, इतना मिसट्रस्ट कि हम इनके अंदर कुछ सियासी लोग थे जो बार बार सामने आए। परवेज खटक साहब थे, वो आके हमारे साथ बैठते थे। कुछ थे ऐसे लोग जिनको ये लोग लगाते थे, वो बेचारे भी मजबूर थे। जिस पार्टी में ये होगा कि हमाद अजहर उठ के गालियां दे तो उसको वहीं पे आप मिनिस्टर अनाउंस कर दें और फिर 24 घंटे बाद उतार दें, क्योंकि आपको याद है कि वो ये तो उस काम का ही नहीं है। ठीक है। और फिर आप इन केसेस के ऊपर जिस पार्टी के अंदर आप तरक्कियां करते हैं, तो हमने अच्छे से अच्छा मुहज्जब मेंबर को जो है वो अपने साथ बदतमीजी करते हुए देखा, गालम गलोच करते हुए देखा। तो एक ऐसा सियासी माहौल फैशिस्ट किस्म का और हॉस्टाइल किस्म का इन्होंने क्रिएट किया है कि अब और पूरा का पूरा देखिए, इमरान खान की पूरी सियासत जो है दुनिया जानती है कि नफरत के ऊपर जो है वो मबनी थी। अब नफरत के ऊपर उन्होंने सियासत की, कभी करप्शन का बयानिया अपने जो है वो KPK में 2013 में आते ही नैब बंद कर दिया, एहतसाब कमीशन बनाया, उसके 2 चेयरमैन रिजाइन कर गए कि जी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करते हैं, अकाउंटेबिलिटी करने नहीं दे रहे। अकाउंटेबिलिटी का तो ये हाल था, मगर दूसरों के खिलाफ करप्शन का, नेगेटिविटी का, झूठ का बयानिया बना के तो आप जब सियासत करते हैं तो फिर आप ना खुद परफॉर्म कर सकते हैं,
और ना पाकिस्तान को या अपने मुल्क को किसी भी किस्म की सोशल लेवल के ऊपर, इकोनॉमिक लेवल के ऊपर कोई बेहतरी दे सकता। अब जरा मैं तो आप यही नुकात, पाकिस्तान के ठीक है, साथ ये आपने नुकात उठाए, मैं चाहूंगा जरा आफ्ताब साहब को भी उनका भी जवाब ले लूं। आफ्ताब साहब, मिसट्रस्ट एंड हॉस्टिलिटी, इतने सियासी माहौल इस वक्त टॉक्सिक हो गया कि बातचीत और एतमाद का फुकदान है। तो आपका तो माशाल्लाह मैंने नोट किया, जो भी पीएमएलएन से या पीपल्स पार्टी से आते हैं, जाती तौर पे, इनफरादी तौर पे तो आपके मोतरफ है, लेकिन उनका पार्टी ने ऐसा कंडक्ट किया है जब आप हुकूमत में थे, जो शेजा साहबा ने वाकयात गिनवाए। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? इनको कैसे अब खत्म किया जा सकता है, इन हॉस्टिलिटीज को? अच्छा देखिए अनवार, बात ये है कि शीजा साहब आप बात तो कर रही हैं, लेकिन ये साथ नहीं बताती कि जिन जिन बिलों के ऊपर इन्होंने हमारे साथ हाथ मिलाया, हाँ पर वोट दिया, हाथ उठाकर वोट दिया, वो किस तरह दिया? अगर वो गलत थे, क्यों उनको एक्सेप्ट करवाया, क्यों उन बिलों को पास करवाया, उसमें आपने क्या किरदार अदा किया? अगर आप ये समझती हैं कि नहीं जी हमसे करवाया गया है, तो फिर आप कौन है, आप किसके लिए काम कर रहे थे? इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को जमहूरियत के अलमबरदार कहते हैं, लेकिन काम आप वही करते हैं जो आपके मुफाद में हो। मैं ये कहता हूं कि जब ये इन्होंने शीजा ने कहा कि ऑपोजिशन जो है माहौल को बेहतर बनाना चाहती थी और हुकूमत जो खराब करना चाहती थी, आपको ये मालूम होगा अनवार भाई कि आप उन जमानों की भी कवरेज निकाल के देखें कि जब भी स्पीकर आके बैठता था तो कोई भी बात शुरू करने से पहले ऑपोजिशन लीडर बात करता था, बिलावल साहब बात करते थे, ख्वाजा आसिफ साहब बात करते थे। ये सब बातें करने के बाद उसके बाद बारी हमारी आती थी। जब आप जातियात के ऊपर उठेंगे, जातियात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, तो फिर जवाब भी उसका आपको इसी तरह मिलेगा। लेकिन अगर आप कौमी मुफाद में बात करते, आप कोई अच्छी लेजिस्लेशन लेकर आते और आप जो है कोई अच्छे इकदाम करते, आप मुअज़्ज़ज़पन का मुजाहरा करते, शीजा खुद भी उसके अंदर मौजूद होती थी, कैमरा लेके चल रही होती थी, मुस्कुरा रही होती थी, कवर कर रही होती थी कि वहां क्या जोक हो रहा था, वहां पे क्या हो रहा था, कि जिसको आप कैच करके किसको दिखाना चाहते थे। क्या आवाम तो देख रही थी, पीटीवी उसको डायरेक्ट टेलीकास्ट कर रहा था पार्लियामेंट तो, लेकिन आप उसको कवर करके कहाँ इंग्लैंड भेजते थे कि जी देखें खास आज हमने ये कारनामा अंजाम दिया है। आज देखें हमने ये बात की कि जी इन्होंने हमारी हड्डियों से गोश्त भी नोच लिया है। ये किसके बारे में बात कर रहा था ख्वाजा आसिफ साहब है? और वो कह रहे हैं कि जी आप 3 साल के लिए आए हो, हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये किसके लिए बात आसिफ जरदारी साहब कर रहे थे? तो ये किसको दिखाना चाह रहे थे, या उसको आवाम के जलसों में दिखाना चाह रहे थे? जैसे और मतलब मुझे तो समझ आगे कैसे बढ़ा जा सकता है आफ्ताब साहब? ये तो एक बिटर पास्ट है। मैं पहली दफा आफ्ताब भाई आप जो बातें कर रहे हैं, ये तो देखिए दोनों तरफ से मेरे ख्याल में बिटर पास्ट है। मैंने तो कहा कि आप लोगों की आपस में तल्ख और तुंदो तेज रिलेशनशिप रही है। अगर आगे कैसे बढ़ा जाए सर? हाँ ये तल्ख, अच्छा ये कैसे खत्म होगा? यस, अच्छा ये आगे कैसे खत्म होगा? हम मैं बताता हूँ। जी बताएं। हमारी ये डिमांड है कि आप इलेक्शन अनाउंस करें, और इलेक्शन होना है वो अगस्त में हो या 2-4 महीने पहले हो जाए, क्योंकि अब जो है इलेक्शन कमीशन बिल्कुल रेडी है, उसके पास अब सारे इंतजामात मुकम्मल है इलेक्शन के लिए। अच्छा। तो लिहाजा पहले उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हम 6-7 महीने तक नहीं करा सकते, अब वो बिल्कुल रेडी हैं। अब इलेक्शन अनाउंस कर दें, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी इलेक्शन हो, और फिर इलेक्शन करवा दें। आपकी हुकूमत है, आप जाने, आप अपनी अदलिया से काम लें, इलेक्शन कमीशन से, फिर इलेक्शन उसके लिए लॉन्ग मार्च करना नागुज़ीर है कि ये इलेक्शन हुआ है। आफ्ताब भाई उसके लिए लॉन्ग मार्च करना नागुज़ीर है। पीपल्स पार्टी जीत कर आए, उसके लॉन्ग मार्च करना नागुज़ीर है। लॉन्ग मार्च ये है कि हम ये समझते हैं, आपने भी अनवार भाई है, रूमी साहब वहां पे बैठे, उन्होंने भी देखा कि पाकिस्तान के अंदर जब भी हुकूमतें गिराई जाती थी या उनको माशाल्लाह लगता था या कुछ होता था, मिठाइयाँ बनती थी, देगे पकती थी और वो बांटी जाती थी, लोग खुशियां मनाते थे। अगर हम इतने ही बुरे थे तो क्या पाकिस्तानी कौम भी हमारे जैसी थी? वो तो बड़ी बादशाह कौम है ना पाकिस्तानी कौम है, जिसके हम सब अपने आप को नुमाइंदा कहते हैं। तो उन्होंने जिस तरह रिस्पॉन्स दिया, और उस दिन के बाद से आज तक जो रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, जहां जाते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं, आज अमेरिका में उतरे तो गालियां है, इंग्लैंड में जाते हैं तो वो तो बदतहजीबी है ना आफ्ताब भाई, तो आप उसको कम से कम इसको तो नहीं कोट करेंगे ना सर, कि मुल्क की इज्जत को बढ़ाने का तरीका यह है कि फिर लेकिन आप जैसे शख्स फिर इलेक्शन के बाद जिसको हुकूमत आवाम दे, आप उसको हम मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? चलें ठीक है, आप मानेंगे, आपने कहा ये मानेंगे जो भी उस पर जीते। लेकिन मैं चाहूंगा आप रजा, इस पे आप क्या कहेंगे? सर आपने सुन लिया, शेजा साहबा ने एक टाइमलाइन बताई और जो माजी में रहे, और वे फॉरवर्ड यही बता रहे हैं बार बार, जो मैं आफ्ताब साहब से पूछ रहा हूं, वो कह रहे हैं इलेक्शन अनाउंस हो जाए और अवाम का रिस्पॉन्स
जो आफ्ताब साहब कह रहे हैं, इमरान खान साहब भी कह रहे थे, जब पहले भी पंजाब में 20 ज़िमनी इंतखाब हुए, अब जो होने हैं 16 को, वो कह रहे हैं अवाम जो है ना, अवाम की ताकत से इसका जवाब देंगे। और ये जो, मैं तो वैसे आफ्ताब साहब से इख्तलाफ करता हूँ, जो बरतानिया या अमेरिका में अगर इस तरह की गुफ्तगू होती है, मैं तो उसको बदतहजीबी करार दूंगा। वो किसी के साथ भी हो, नहीं होना चाहिए ऐसा हरगिज़ तौर पे भी। हमारा तर्ज अमल जो है वो शाइस्तगी के दायरे में रहे, इख्तलाफ ज़रूर करें। रजा रूबी साहब क्या कहेंगे? भाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए अनवार भाई, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। देखिए आवाम का रिस्पांस ये है कि आवाम ये समझती है कि इन्होंने गैर फितरी तौर पे, ठीक है, और जिस तरह इन्होंने हुकूमत ली है और जिस तरह ये ठीक है सारे इदारों ने किरदार अदा सर, किया आगे है, नुक्ता आ उसका गया। एक गुस्सा है। ठीक है सर। बदतमीजी जी करनी है तो हम भी 4 बंदे खड़े कर देते हैं हर एयरपोर्ट पे। आप घर से निकल के दिखाएं, हमारा नाम बदल दें। हाँ, ये तो टिट फॉर टैट हुआ तो फिर हो जाएगा ना। आज शिजा आप तो माशाल्लाह बड़ी एक्टिव थी। आप तो एक एक टेबल पे जाके बताती थी, एक एक टेबल पे जाकर आप प्ले कार्ड देती थी। आप एक एक टेबल पे जाके बोलती थी ये वाला नारा लगाना है और इस रिदम में लगाना है। मैं प्ले कार्ड उठा के करूं या जैसे मर्जी करूं, देखिए ठीक है। पार्लियामेंट में एहतजाज करना मेरा हक है, लेकिन मतलब आप करें। सर एक एक करके बोलेंगे क्योंकि वो स्काइप पर है, जब आप बोलते हैं फिर उनकी ऑडियो नहीं आती। जी शिजा, आप बात मुकम्मल कीजिएगा, फिर रजा के पास जाऊंगा। मैं कह रही थी कि अगर आफ्ताब साहब भी अपने पार्टी वर्कर्स की तरह ना करें, आप लीडर हैं, आराम से तसल्ली से सुकून से बात करें। जी जी। बात यह है कि अगर फैमिलीज को हरास करना है, हमारी लीडरशिप की तरफ से हमें मना है। हम अपनी प्रोटेक्शन में हमारे जो फॉलोअर्स वोटर्स वहां पे खड़े होते हैं वो अलग बात है, लेकिन हम अगर वहां पे कहीं पे आप लोग जाएं तो हमें यकीन करें आफ्ताब भाई, हमारी लीडरशिप की तरफ से फैमिलीज के साथ अगर कोई हो तो इस तरह की हरकत करने पे डांट पिटती है। एक बयान दिया था हमारे एक पार्टी के मेंबर ने, वो जातियात पे उतर आए थे, तो उसके बाद जो मियां नवाज शरीफ ने उसको बुला के किया था वो हमें पता है। हमें आज भी इमरान खान की खानदान के ऊपर बात करने की इजाजत नहीं है। आपको क्या लगता है हम उसकी जाती जिंदगी पे बात नहीं कर सकते? आपको क्या लगता है कि वहां पे इमरान खान का बेटा बाहर निकले तो 15 बंदे उसको घेर के जवाब नहीं दे सकते? ठीक। देखें, ये जो हैं ये लीडरशिप की तरफ से आती हैं। जो मस्जिद नबी में हुआ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों ने आपकी लीडरशिप वहां खड़ी हुई वीडियोस में नजर आती रही, और गरीब बंदे जो हैं वो 10-10 साल अब कैद हो गए जिनको आपने आगे लगाया। देखिए, आप ये तो ऐसा तो नहीं होता ना कि एक पार्टी के वर्कर्स दूसरी जगह मौजूद नहीं है। हम नहीं कर सकते भेड़ा पे उतर के दिखाया हमें बंदा कोई कि ना वहां पे 100 बंदा हम खड़ा कर दें गालियां देने के लिए। ऐसे बदतहजीबी तो लीडरशिप की तरफ से आपकी फैलाई जा रही है और कंडेम होनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, आप सही कह रही हैं, कंडेम होनी चाहिए। एग्रीड। जो है इस बेसिस पे प्रमोशंस होती रही हैं आपके मिनिस्टर्स की। और आखिरी बात अनवर भाई जी, आप निकाल के देख लें सारी फुटेज। मैं आपको हल्फन कहती हूँ, देखिए हम ऑपोजिशन है, हमारा फिर भी काम था वहां पे प्रोटेस्ट करना, लोगों की आवाज उठाना, ऑपोजिशन हमेशा करती है। मैं आपको हल्फन कहती हूँ, आप फुटेज निकाल के देख लें कि पिछले 4 सालों में कितनी दफा हुकूमत ने माहौल खराब किया है, फुटेज और कितनी दफा ऑपोजिशन ने माहौल खराब किया है। मैं आपको फिर हल्फन कहती हूँ, कितनी दफा ये जातियात पे उतरे हैं, खानदानों पे उतरे हैं, और कितनी दफा हम उतरे हैं। ये पॉइंट टेकन आप मैम, निकाल के दुनिया को भी दिखा बिल्कुल आप सही करिए, ये होना चाहिए इसका तकाबुल। मैम आ गया रजा रूबी साहब, सर आप इस हवाले से बताइएगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप तो खुद अमेरिका में मौजूद हैं, इख्तलाफ वेस्ट में भी होता है, सर उसकी क्या हदूद व क़ुयूद तय हो? ये चलते हुए देखिए, अगर किसी ने कोई ऐसा एक्शन किया, मैं तो उस एक्शन को भी कंडेम करूंगा, और जवाबन जो उसको चीज मिली, अब देखिए मैं तो समझता हूं वो भी गलत है, नहीं होना चाहिए। और आप पाकिस्तानी हैं, बाहर रह रहे हैं, अंदर रह रहे हैं, क्या होना चाहिए? पॉलिटिकल कल्चर में क्या तब्दीली आप एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं? जी देखिए जी, बात यह है कि पहली तो जो आप जिक्र कर रहे थे इलेक्शंस के ऊपर, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, गुफ्तगू होनी जरूरी है, ठीक है। लेकिन अभी ये जो पॉलिटिकल कल्चर की आप बात कर रहे हैं, और जो भी आफ्ताब साहब भी कह रहे हैं कि अवाम ने ऐसा किया, देखिए पाकिस्तान 22 करोड़ 23 करोड़ लोगों का मुल्क है, उसमें चंद मुट्ठी भर पीटीआई वर्कर्स जो कि जगह जगह जा बजा पाकिस्तान को बदनाम करते हैं और गाली गलौज करते हैं, चाहे वो लंदन में एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर हो, या मस्जिद नबवी में हो, या अमेरिका के एयरपोर्ट पे हो, या कहीं और हो, ये कतन
कतन मैं समझता हूं कि अवाम की आवाज नहीं बनती, बल्कि ये एक मुट्ठी भर स्पॉन्सर्ड जो ग्रुप होता है उनको भड़काया जाता है कि जी आपने जाके वहां पे इस तरह से करना है कि पीएमएलएन के या किसी और पार्टी के लोगों को बुरा भला कहना है। ये सिलसिला रुकना चाहिए, क्योंकि कल को ये बाकी पार्टियां भी यही स्टार्ट कर देंगी। अभी देखिए, अब एक बार जमाइमा के घर के बाहर तो हुआ एक पूरा वो एक जलसा नुमा गैदरिंग हुई थी। तो अगर कल को ये पीएमएलएन भी ये स्टार्ट कर दे और बाद में पीवीपी भी इस मैदान में हो, तो उधर तसादम हो आएंगे सकता जहां है। खान, तो ये तो सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। यस, ये बद तहजीबी आपने जिसका लफ्ज इस्तेमाल किया, बद अखलाकी, इसको कतन सियासी सपोर्ट नहीं हासिल होनी चाहिए। इमरान खान साहब को खुद बहैसियत लीडर ऑफ पीटीआई, बहैसियत साबिक वजीर आजम और मुमकिन अगले वजीर आजम, उनको इसका नोटिस लेकर ये गंद बला बंद करना चाहिए। इससे पाकिस्तान की इतनी जगहसाई, इतनी बदनामी होती है। वहां पे ऑलरेडी लंदन में लोग पूछ रहे हैं कि आप लोगों का मसला क्या है, आप लोग ये बार बार ये क्यों शुरू हो जाते हैं। वो एक लड़का है, शायान नामी यंग सा लड़का है, जो कि ना खुदा जाने स्कूल जाता है, कॉलेज नहीं जाता है, वो रोज पहुंचा होता है वहां पर, और वो वीडियोस बना रहा था कि जी मैं इन चोरों के खिलाफ आ गया हूं। भाई इस तरह नहीं होता। अगर आपको यहाँ पर आकर वापस, अगर उनको इतना शौक है वो इस तरह की फैमिलीज को, तो वो पाकिस्तान वापस आए, अपने हलके में जाके सियासत में हिस्सा ठीक लें कह रहे हैं। और हराएं नून लीग के लोगों को, और पीटीआई को जतवाएं। लेकिन ये बद कलामी, बद जबानी बंद होनी चाहिए। इनफ इज इनफ। ठीक है सर, वक्त मेरा खत्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अहम नुकात पे गुफ्तगू की। आफ्ताब जहांगीर साहब आपका शुक्रिया, शिजा फातिमा ख्वाजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, और रज़ा ने ज्वाइन किए। व्यूअर्स, अहम नुकात हैं और एंड में मैं भी ज़रूर रज़ा रुमी की आवाज़ मिलाते हुए कहूँगा कि हमें आ रहे सियासी इख्तलाफ बहुत से हैं और सियासी इख्तलाफ जमहूरियत का हुसन होता है, लेकिन उनके लिए कोई रेड लाइंस ड्रॉ होनी चाहिए। अगर इसी तरह इस कल्चर को हमने फ़रोग़ दिया तो फिर एक तसादम की कैफियत पैदा हो सकती है, जो कि हरगिज़ पाकिस्तान के फेवर में नहीं होगी। चाहे वो कोई वर्कर पीटीआई का है, पीएमएलएन का है, पीपल्स पार्टी का है, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात का है, एएनपी का है, वो सारे पाकिस्तानी हैं। अपने अपने पार्टी का जो पैगाम है वो घर घर पहुँचाएँ। बेहतरीन मौका है ज़िमनी इलेक्शन, जिसे कहते हैं जमहूरियत में थ्रू वोट आप चेंज ला सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। गाली देंगे तो जवाबी गाली आएगी। अगर अमेरिका में ऐसा हुआ तो गाली दी, जवाबी गाली आई, उसका फायदा क्या हुआ? दोनों जो है एक दूसरे की जो इज्जत है उसमें कमी लेकर आए। मेरे ख्याल में टॉप लीडरशिप वक्त की ज़रूरत है कि इस चीज़ को पैगाम लाउड एंड क्लियर दे कि इसको हरगिज़ नहीं टॉलरेट किया जाएगा। इस हफ्ते का स्पेल अपने अख्ताम को पहुंचता है। फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय का जरूर नवाजिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।